हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन नंबर 37 से फिर से अपना बीएनएसएस का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन नंबर 37 सेज डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। सो द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में भी और स्टेट लेवल पर भी एक पुलिस कंट्रोल रूम होगा। Then B clause says designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub inspector of police. Assistant sub inspector of police से नीचे की रैंक ही नहीं, नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए. Who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the person arrested. इनका काम क्या है कि ये मेंटेन करेंगे वो इन्फॉर्मेशन, जो भी नाम और पता है उन पर्सन का जिनको अरेस्ट किया गया है, क्या उन्होंने ऑफेंस किया, उसका नेचर क्या था जिसके लिए इनको चार्ज किया गया है, विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, जिसको सही से डिस्प्ले किया जाएगा, इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में वो डिस्प्ले कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड। मतलब वैसे तो नॉर्मली तो आप डिस्प्ले कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर डिजिटल मोड में डिस्प्ले करना है तो उस तरीके से भी हो सकता है। इन एवरी पुलिस स्टेशन एंड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे पुलिस स्टेशन में जाओ तो कई सारी चीज़ें ऐसे सॉफ्ट बोर्ड पे कई सारे इस तरीके की चीज़ें चिपकी रहती हैं, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि चाहे तो आप डिजिटल मोड में रख लो या फिर किसी और अदर मैनर में, लेकिन वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। किसका नाम? अरेस्टेड पर्सन का नाम, उनका एड्रेस, उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है, उसका नेचर क्या है और जिसके लिए उनको चार्ज किया गया। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 38 क्या कह रहा है? सेक्शन नंबर 38 सेज राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो सब इससे पहले ये सेक्शन 41D CRPC में था, अब ये 38 में है। तो इट सेज व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और फिर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। तो उसको मतलब ये राइट है एक अरेस्टेड पर्सन की कि वो खुद के चॉइस का वकील कर सकता है ड्यूरिंग इंटरोगेशन, इंटरोगेशन के दौरान, लेकिन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। जैसे मान लीजिए अगर इस रूम में इंटरोगेशन चल रही है पुलिस ऑफिसर और उस अरेस्टेड पर्सन की, मतलब पुलिस ऑफिसर अगर इंटरोगेट कर रहा है तो एडवोकेट आ तो सकता है लेकिन कुछ समय के लिए साथ में रह सकता है। पूरी अगर ये कहो कि पूरे इंटरोगेशन के दौरान वो रहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ कुछ देर के लिए ही कैन कम एंड लेट द अरेस्टेड पर्सन नो कि किस चीज़ का जवाब उसे देना है, किस चीज़ का नहीं देना है। पर ये कहो कि पूरे इंटरोगेशन के दौरान रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पूरे इंटरोगेशन के दौरान रहेगा आपका एडवोकेट या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 39 सेज अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। ये पहले 42 CRPC था, अब ये 39 BNSS बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कह रहा है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट वो रिफ्यूज़ कर देता है मांगने पर। जैसे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने उससे उसका नाम पूछा और उसका रेजिडेंस जहाँ पर वो रहता है उसका एड्रेस मांगा, उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया बट उसने ऐसा मना कर दिया देने से कि वो नहीं देगा, या फिर किसी वजह से पुलिस ऑफिसर को ऐसा रीज़न टू बिलीव है, किसी कारण से पुलिस ऑफिसर को ऐसा विश्वास होता है कि ये जो इसने नाम और रेजिडेंस बताया है ना ये गलत बताया है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम और रेजिडेंस में भी असर्टेन। कर क्यों रहे? ताकि इसका नाम और पता सही से हम असर्टेन कर पाएँ, पता लगा पाएँ। When the true name and residence of such person have been ascertained, जब पता चल गया है कि कहाँ पे रहता है, उसका नाम क्या है, तो he shall be released on a bond or bail bond। तो बॉन्ड पर या फिर बेल बॉन्ड पर उसे छोड़ देंगे। क्यों, मतलब ऐसा क्यों बॉन्ड क्यों भरवाया जा रहा है? ताकि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपेयर होना हो तो वो उस मतलब एक श्योरिटी टाइप की रहे कि हाँ वो अपेयर होगा ही होगा इस बॉन्ड के जरिए। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर ये पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है और नाम और पता बताने से मना करता है, अगर ये पर्सन रेजिडेंट नहीं है, इंडिया में नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए वो यूके में रहता है इंडिया का सिटीजन लेकिन रह वो यूके में रहा है अपनी किसी नौकरी वोकरी की वजह से, तो बेल बॉन्ड सिक्योर किया जाएगा बाय अ श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। जैसे मान लीजिए ये सन है वो यूके में रह रहा है तो इनके फादर मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। वो अगर इंडिया में रह रहे हैं तो इनसे इनके फादर श्योरिटी बनेंगे, मतलब बेसिकली फादर, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, बाकी कोई भी पर्सन जो इनसे रिलेटेड हो, जो इनसे रिलेटेड है और जो भी वो अगर इंडिया में रह रहा है कोई भी पर्सन का रिलेटिव वगैरह, तो उसको श्योरिटी बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई तो एक बंदा हो जो यहाँ पर रहे, जो अगर मतलब वो ना आए वो ना आ पाए तो उसकी जगह पर उसका श्योरिटी अपेयर हो सके।
देन subsection 3 says if the true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours, लेकिन 24 घंटे हो गए, मान लीजिए उसको अरेस्ट किया गया और जो है अरेस्ट करने के टाइम के बाद 24 घंटे कंप्लीट हो गए और उसके बाद भी उसका नाम और रेजिडेंस अभी तक पता नहीं लग पाया है और वो बॉन्ड भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, बेल बॉन्ड भी वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ही फेल्स टू एग्जीक्यूट दैट, सो इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट सिक्योरिटीज he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। तो जो है उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास तुरंत भेज दिया जाएगा। ये कब करा जाएगा? जब 24 घंटे के अंदर अंदर उसका नाम और रेजिडेंस पता नहीं लग पाया है तब। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 40 हमें क्या बता रहा है? अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। किस तरीके से प्राइवेट पर्सन जैसे हम और आप भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है। देखो कैसा ऑफेंस कमिट हो रहा है अभी हम लोग देखते हैं। Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence। उसने अगर non-bailable और cognizable offence commit किया है, ठीक है, तो ये हमेशा नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस साथ में ही होता है। बहुत कम ऐसा आप देखोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ बेलेबल ऑफेंसेस, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का जोड़ा किसी बेलेबल ऑफेंस से बनाओ। बहुत ही रेयर केस में 0.1% केसेस में ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं होता। जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहाँ पर नॉन बेलेबल ही ऑफेंस उसके साथ में रहेगा। तो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस पर्सन ने या तो कमिट किया है या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी कहीं से भागा हुआ है वो, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन 6 आवर्स। अब ये चीज़ पहले सीआरपीसी में नहीं दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर टाइम दे रखा है। बट विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट शैल मेक ओवर। आपने अरेस्ट किया किसी पर्सन को, अब उस टाइम से लेकर के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास उसको प्रेजेंट करवाना होगा। और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप उसकी कस्टडी दे सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया जुड़ा है, तो ये प्री में पूछा जा सकता है कि कितना टाइम है कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपको पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचाना होगा। तो 6 घंटे में, अरेस्ट से 6 घंटे में। ठीक है, इफ देर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 में अगर आ रहा है। सेक्शन 35 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि सेक्शन 35 में आ रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको वहां पर अरेस्ट कर लेंगे, तो पुलिस ऑफिसर उसको कस्टडी में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 देखिए, इफ देर इज अ रीजन टू बिलीव, अगर रीजन टू बिलीव है दैट ही हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान लीजिए किया है। मान लीजिए कि भाई प्राइवेट पर्सन को तो इतना पता नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये तो हम लोगों को, लॉ स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, जो जिनका लीगल बैकग्राउंड है उन्हें पता है। मान लीजिए अगर प्राइवेट पर्सन को ये बात नहीं पता है, नॉर्मल जो इंसान है, आम आदमी है, उसको ये बात नहीं पता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और वो रिफ्यूज़ कर देता है पुलिस ऑफिसर का डिमांड करने पर नाम और रेजिडेंस, जैसा भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, और या फिर जो भी नाम और रेजिडेंस वो देता है वो गलत है, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इसने फॉल्स दिया हुआ है, तो ही शैल बी डेल्ट विद दैट इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, तो उसको सेक्शन 39 में डील किया जाएगा। But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, कोई sufficient reason नहीं है कि उसने कोई offence commit किया है, तो उसको तुरंत से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है यहाँ पर। फिर सेक्शन 41 भी देख लेते हैं, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के बारे में बता रहा है। सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी ऑफेंस इज काउंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, जब कोई भी ऑफेंस यहाँ पर कमिट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा, बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कुछ नहीं बता रखा। कोई भी ऑफेंस मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर कमिट हो रहा है, वेदर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होता है आईएएस वगैरह, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हमारे कोर्ट में प्रिसाइड करते हैं, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, तो ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। या तो वो खुद से अरेस्ट कर ले या फिर ऑर्डर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को कि आप जाकर के अरेस्ट करके लाइए उस पर्सन को, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। और फिर मतलब बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए इस ऑफेंडर को कस्टडी में वो दे सकते हैं। देखो जहाँ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस लिखा हुआ है ना, किसी भी जगह पर कहीं पे भी पूरे लॉ में अगर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब होता है कि जो भी बात दी गई हो उसको ध्यान में रखते हो। जैसे यहाँ पर बेल है तो
इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बेल के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट, किसी भी समय पर वो अरेस्ट कर सकते हैं और किसी भी समय पर वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अरेस्ट को डायरेक्ट करने का मतलब है कि कह सकते हैं कि आप जाकर कोई दूसरा पर्सन जाकर के अरेस्ट कर ले विद इन इज लोकल जुरिस्डिक्शन, उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में, और एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट, ठीक है। तो ये है सेक्शन नंबर 41 तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।